गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10.3 एक्सरसाइज जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट पे बेस है, यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके बारे में। 10.4 जो एक्सरसाइज है वो क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जो वेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सॉरी, एक स्केलर डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे जो क्वांटिटी आ रही है फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ऐसे माने कि आप जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ठीक है, किसी एंगल पे है वो, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि ये दोनों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो कहाँ होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वो वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, यानी जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये वेक्टर किस एंगल पे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगल इनके बीच का 30 हो, 40 हो, 50 कुछ भी हो, लेकिन जो हम कहेंगे कि ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका जो क्रॉस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। भाई ए क्रॉस बी जो है, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कह रहे हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर है उसकी डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ निकलेगी। तो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, वो ये होगी। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एंगल पे। तो अगर ये होगा तो ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये जो ब्लैक पेन ये दिखाई दे रहा है, ये एक क्रॉस बी को डिनोट कर रहा है। तो अगर वो सिंपल बहुत बार ऐसे कहेगा कि वेक्टर ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, ए क्रॉस बी बताइए, या वो कभी कभी ऐसे कह देगा वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वो वेक्टर बताइए जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इनडायरेक्टली उसका मतलब यही है कि ए क्रॉस बी निकालो। ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा देगा। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी को डिनोट कर रहा है। अब वो कह दे हमसे कि दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, उनके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताइए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो जाहिर सी बात है कि हमें ए क्रॉस बी तो निकालना ही निकालना है, लेकिन यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसने कहा यूनिट वेक्टर निकालिए, तो जो ए क्रॉस बी निकल के आएगा वो भी तो वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका मैंने बताया था आपको। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो आप उस वेक्टर में उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपल, ये निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। अब ये ए क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, ए क्रॉस बी, मान लीजिए ए क्रॉस बी आया है, तो ए क्रॉस बी भी तो एक वेक्टर है, तो उस पूरे को एक और वेक्टर मान लो, सी मान लो, और फिर सी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर सी अपॉन मॉड सी, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है 10.4, ये क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस है। कुछ फॉर्मूले हैं छोटे से। पहला है कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो इनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ये होगा, यानी कि ये जो है वो ए क्रॉस बी होगा। इसकी डायरेक्शन नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये होगा, ऊपर भी या नीचे भी, अकॉर्डिंग टू ए और बी की कंडीशन के हिसाब से। इनकी जो बीच का एंगल है वो थीटा है, कोई एक होगी या ऊपर या नीचे। तो ए क्रॉस बी का मतलब है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर हमें ए क्रॉस बी के लिए मॉड ए और मॉड बी नहीं पता, जैसे हम डॉट निकाल देते, डॉट में मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड नहीं पता है, एंगल नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आपको अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो आई जे के पहले से लिख देंगे। ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के स्केलर कंपोनेंट, जैसे मान लो वेक्टर दिया था 2i प्लस 3j माइनस 4k, तो केवल स्केलर कंपोनेंट यानी 2, 3 और -4, 2, 3, -4, ठीक है, ये आएंगे यहाँ पे। तो ये इसके कंपोनेंट आएंगे। मान लिया हमने कि वेक्टर ए जो है उसके कंपोनेंट a1i, a2j, a3k, और वेक्टर बी जो है उसके b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो यहाँ पर आएगा a1, a2, a3, यहाँ आएगा b1, b2, b3। ये डिटरमिनेंट है पूरा एक। तो जो डिटरमिनेंट हम सॉल्व करके निकालते हैं, डिटरमिनेंट की तरह इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर IJK में आएगा। ये चीज याद रखें, IJK में तो निकल के आएगा
क्यों? ए क्रॉस बी भी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई जे के में आंसर आएगा वो ए क्रॉस बी आपका बन जाएगा। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे अगर मॉड ए और मॉड बी या उनके बीच का एंगल नहीं पता है तो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। अच्छा, इसी पे जो है वो बेस्ड एक फॉर्मूला है कि अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसका ट्राइंगल नहीं, पैरेललोग्राम, कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है और उसकी जो कंसेक्यूटिव साइड है ए बी सी और डी ये दिया हुआ है, ये कंसेक्यूटिव साइड जो है वो उनका पोजीशन वेक्टर यानी साइड का जो पोजीशन वेक्टर है, ए बी पूरा एक वेक्टर बन गया ना, ए बी वेक्टर दिया हुआ है और ए डी वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं। तो इसका पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? तो पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी निकालें पहले आप, फिर उस पूरे का मॉड निकालें। ठीक है, मॉड क्यों? क्योंकि जो एरिया है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ए क्रॉस बी निकालने पहले उनका और फिर मॉड निकालना। ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखें, ए क्रॉस बी में सबसे बड़ी चीज, ए डॉट बी में मैंने बताया था कि ये ए डॉट बी कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर अगर बदल जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी में ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक ही बात नहीं है, ये अलग बात होगी, यानी इसमें ऑर्डर का फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है यानी हम एंगल ले रहे हैं बी का एंगल ए से। ठीक है, तो जैसे मान लो ए ऐसे दिया हुआ है, बी ऐसे दिया है, तो ये एंगल ले रहे हैं। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो हम लेंगे बी का एंगल ए से, तो बी यहां पर है, ए यहां पर है, तो बी का एंगल ए से मतलब उल्टा नहीं आएंगे, इसको यहां से देखेंगे तो ये एंगल माना जाएगा बी के लिए, बी क्रॉस ए के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये एक ही तरफ से एंगल काउंट होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में ही, तो इसलिए बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम नहीं होंगे। क्योंकि ये एंगल ज्यादा होगा तो इसमें सिर्फ माइनस आ जाएगा, यानी कि बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, इसमें माइनस एक्स्ट्रा आता है। ऐसे ही आप अगर देखें आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई निकालेगा तो आई क्रॉस आई अगर इससे निकाले तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा? जीरो होगा। जीरो होगा तो जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे साइन जीरो की, तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। यहाँ पे मॉड ए और मॉड बी, मॉड आई यानी 1, मॉड आई यानी 1 इंटू साइन जीरो यानी 0, तो पूरा हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सारी वैल्यू जो है वो 0 होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के हिसाब से आई क्रॉस जे निकालें, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे का मतलब है कि आई और जे के, आई का एंगल जे के साथ कितना होना है? 90 बनना है, तो ये वैल्यू आएगी निकल के 1 इंटू साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1। तो इसमें आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये सब 1 के इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें अगर ऑर्डर बदल गया तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? कि अगर हमने आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई ले लिया, तो आप एक्सिस पे इसको समझना अच्छे से। ये आई है और ये जे है और ये के है, तो आई क्रॉस जे का मतलब आई से जे की तरफ, ये, तो ये एंगल 90 हो गया। जे क्रॉस आई का मतलब जे से आई की तरफ, साइकिल यही रहेगा, उल्टा नहीं आती है इसमें, तो ये एंगल माना जाएगा पूरा। अब ये एंगल कितना हो गया? अगर आप ध्यान से देखें तो अगर वो एंगल 90 है तो जे और आई के बीच का एंगल कितना होगा? 270, तो साइन 270 निकालना पड़ेगा। साइन 270 180 प्लस 90, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, कॉस हो जाएगा, साइन 90 बन जाएगा -1। तो जे क्रॉस आई की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी। -1 आएगी, और माइनस किसकी वैल्यू होती है? 1 किसकी वैल्यू होती है? के की, तो माइनस के, यानी हम ऐसे भी मानते हैं कि जे क्रॉस आई की वैल्यू -k होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया है, 1 होती है लेकिन 1 को हमने के लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे जे क्रॉस आई था, अगर ये कह देता नहीं आई क्रॉस के क्रॉस आई है तो कोई बात नहीं, आई क्रॉस के कर दिया तो ये हो जाएगा -j।
यानी I क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस I, ये तो 1 होते हैं, लेकिन अगर इनका सीक्वेंस बदल गया तो ये वैल्यू माइनस के इक्वल हो जाती है, जो चीज नहीं है। जैसे आप I इंटू के निकाल दो तो जे मान लो उसको, तो माइनस जे। तो ये क्रॉस का थोड़ा सा तरीका अलग है, समझने की बात है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम देखें I क्रॉस जे को समझने के लिए और अच्छे से, ऐसे ही हम समझेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। ट्राइंगल के कोई भी 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो उन तीनों वर्टिसेस की हेल्प से कोई 2 वेक्टर निकालने, या ए बी और ए सी, 2 निकालने। सिर्फ ए बी और ए सी जब आप वेक्टर निकाल लोगे, तो अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए है और ये वाला बी है, तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, तो इन वेक्टर की हेल्प से, यानी 2 कंसेक्यूटिव साइड के वेक्टर दिए हो। बेसिक फॉर्मूला क्या है समझ लें, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव साइड के वेक्टर दिए। वेक्टर कैसे लेने हैं? जैसे ए से ले रहे हो तो ए बी और ए सी लोगे, ए बी और सी ए नहीं ले सकते आप, उसी को इनिशियल वेक्टर बनने चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ए क्रॉस बी। तो जो ए और बी दोनों वेक्टर दिए थे उनकी साइड्स के पहले उनका क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस निकालने के बाद उनका मॉड निकालेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा। तो या तो वो सिंपल कह देगा कि एक ट्राइंगल है, उसकी 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ये वेक्टर से रिप्रेजेंट होती हैं, तो उसमें से कोई 2 वेक्टर ले लेंगे साइड के। अगर उसने वर्टिसेस दे दिए हैं तो वर्टिसेस की हेल्प से पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, ए सी वेक्टर निकालेंगे और सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का माइनस करेंगे, तो ए बी और ए सी आ जाएगा। फिर ए बी और ए सी का क्रॉस निकालेंगे, फिर उसका मॉड निकालेंगे, फिर हाफ करेंगे, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देखिए कितने सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। एक डिटरमिनेंट में पढ़ चुके थे, एक इंटीग्रेशन में पढ़ लिया, इंटीग्रेशन की हेल्प से, एक और फॉर्मूला आ गया 3D की हेल्प से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, निकालने के। ये एक और तरीका आ गया निकालने का। ये एक क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी यूज हो सकते हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने बता दी। फिर भी बाई चांस कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।